हेलो फ्रेंड्स, कक्षा के इस एपिसोड में क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स के जो बेसिक ऑपरेशंस है वो सारी चीजें हम लोग इसी एपिसोड में जानेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो से आप लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के एपिसोड में मैट्रिक्स के सॉल्यूशंस भी मैं लाने वाला हूं और बहुत सारे टॉपिक या फिर अलग अलग एक्सरसाइज को भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रेड्डी मित्र और कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस भी कहा जाता है, मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। ठीक है, सोचिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स है। मैं इनको ऐसे अरेंज कर रहा हूं ए बी सी डी ई एफ, या फिर मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं ए बी सी डी ई एफ, या फिर कुछ और तरीके से भी इसको अरेंज किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर दो ही एग्जांपल ले रहा हूं, जरा गौर से इसको देखिएगा क्या हुआ है। इसमें जो मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, इसमें भी अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर इसको ठीक तरीके से देखें तो इस तरीके का कुछ डायग्राम हम लोग देखते हैं। ऐसे भी कुछ डायग्राम इसमें भी आ रहे हैं, मतलब एक रेक्टेंगुलर साइड का एक डायग्राम यहाँ पर आ रहा है। तो मैट्रिक्स में क्या बोला गया है उसको मोटे मोटे तरीके से अगर मैं बताऊं तो मैट्रिक्स में बताया गया है कि अगर कुछ एलिमेंट्स को, जो कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स अलग अलग कुछ हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अगर कुछ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम लोग उसको सजाते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर सजाते हैं तभी उसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगर कोई इन एलिमेंट को ऐसे सजाता है ए बी सी डी ई एफ, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं हुआ है, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सजाएंगे तो उसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। अभी किताबी जो डेफिनेशन है उसके बारे में, या फिर जो एलाबोरेट या फिर एक्यूरेट डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए। मैट्रिक्स रेफर्स टू एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स व्हिच आर ईदर रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करने हैं किसका, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एंट्रीज है जो हमें दिखा दिया जाएगा, डेटा है, उसको अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखेंगे तभी इसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। इस डेफिनेशन में कुछ अलग सा चीजें दिया गया है, जैसे कि रियल, फिर कॉम्प्लेक्स और फिर फंक्शन। इन तीनों के बारे में बताया गया है। रियल नंबर के बारे में पता है हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पता है हम लोगों को, फंक्शंस के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, क्लास 11 में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ओके, तो अभी रियल नंबर्स को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सजाएंगे तो उसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इस तरीके से सजाएंगे तभी उसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। फंक्शंस को सजाएंगे, जैसे कि फंक्शंस कौन से, सोचिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, sin x है, फिर cos x है, इधर सोचिए tan x है और इधर cot x है। ठीक है, इस तरीके से sin x, cos x, tan x, cot x, ये सारे मैंने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस ले लिए, तो भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया ना। तो इसको, ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर एक बात बताना आप लोगों को चाहूंगा, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये क्या है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मगर बहुत सारे लोगों को इन दोनों में डिफरेंस दिखेगा, मगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोनों ही रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है ना। तो अगर चारों तरफ से इक्वल आ गए तभी इसको हम लोग रेक्टेंगल ही बोल रहे हैं। तो मोटे मोटे तरीके से हम लोगों को ये पता चल गया कि किसी भी एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सजाएंगे तभी उसको हम लोग मैट्रिक्स कहा जाएगा। वो एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स के बारे में अभी मैं बात करता हूं। एंट्रीज वो रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। मगर आप लोग ये देखिए कि एंट्री जो क्लास 12 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं बताया गया है। तो मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन या फिर जो हमारे सिलेबस में भी जो डेफिनेशन है उसको लिए क्या बताया जाएगा, A matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers and functions, and those numbers and functions must be real number and real valued function। गौर कीजिएगा, real valued functions का मतलब क्या है। real valued functions उस functions को कहा जाता है जिसके outcomes या फिर जिसके images real values में आते हैं। जैसे कि fx एक फंक्शन हो गया, उसका अगर एक्स स्क्वायर इस तरीके से कुछ निकल रहे हैं, जो एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं वो सारे रियल वैल्यूज में आने चाहिए, इसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। तो हमारा डेफिनेशन ऐसा कुछ हो गया, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स और रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो डेफिनेशंस हम लोगों ने खत्म कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सोचिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स मैं इस तरीके से बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें कितने सारे एलिमेंट्स आ गए, 6 के 6 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट
पहले जो लाइन में है इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और 3 एलिमेंट दूसरे लाइन में भी है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे भी कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। कितने वर्टिकल लाइन है यहाँ पर? 3 वर्टिकल लाइन है, दिस वन एंड दिस वन, दैट वन। ओके, तो 3 वर्टिकल लाइन है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स होते हैं उसको हम लोग रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उनको हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आ गया था 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया है, मगर इसके लिए हम लोगों ने कोई घर तैयार नहीं किया है, इसके लिए कोई भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार नहीं किया है। गौर कीजिएगा, ये जो अरेंजमेंट है इसको इस तरीके से एक ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर में रखा जाता है, तभी हम लोग उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई इस तरीके से एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 4 5 6, इसको मैट्रिक्स नहीं कहा जाता है। ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही हो सकता है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मगर इसको डिनोट करने के लिए हमें इस तरीके से ब्रैकेट प्लेस करने होते हैं, तभी जाके इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। इसको फर्स्ट ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, थर्ड ब्रैकेट के अलावा फर्स्ट ब्रैकेट में भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों ही नोटेशंस करेक्ट है। एनसीईआरटी में शायद ये थर्ड ब्रैकेट वाला यूज किया गया है, तो हम लोग इसी को ही यूज करते हैं। कभी कभी इसको भी यूज करेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें इस जो हम लोग लिख रहे हैं, जो मैट्रिक्स है तीनों ही सेम ही मैट्रिक्स है। इसमें कितने सारे रोज है? ए एक रो हो गया, ई एक रो हो गया, तो उसमें 2 रोज है। और कितने कॉलम्स है? 1 2 एंड 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मीन्स एक अरेंजमेंट के लिए उसका जो ऑर्डर होता है, उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है इन नंबर्स, उसकी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, इस तरीके से लिखा जाएगा। पहला वाला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कितने रोज है, और दूसरे वाले नंबर से कोई रिप्रेजेंट करता है इसमें कितने सारे कॉलम्स है। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। पढ़ा कैसे जाएगा? पढ़ा ऐसे जाता है 2 क्रॉस 3, या फिर जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको इस तरीके से पढ़ते हैं 2/3। द ऑर्डर ऑफ दिस वन मैट्रिक्स इज 2/3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2/3। अगर इसमें लिखना है तो ऐसे ही लिखते हैं, कोई अलग सा कुछ नहीं है, ऐसे ही लिखा जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में या फिर थर्ड ब्रैकेट में। तो हो गया ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तभी एक बात गौर कीजिएगा, इस मैट्रिक्स में कितने सारे एलिमेंट्स हैं? इसमें 6 एलिमेंट्स है। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको 2 क्रॉस 3। गौर कीजिएगा, इसको 2 क्रॉस 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ एंट्रीज निकल के आते हैं, मगर ऑर्डर में कभी भी इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता है। सिर्फ इसी नोटेशन में 2 क्रॉस 3 या फिर 2 मल्टीप्लीकेशन 3 या फिर 2 into 3 इस तरीके से लिखा जाता है, मगर पढ़ा ऐसे जाएगा 2/3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। दूसरा एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, सोचिए ऐसे ABCD। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए इसमें 2 रो है, तो पहले रो को लिखा जाएगा 2 रोज एंड कितने कॉलम से? 2 कॉलम है, 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिखूंगा जिसमें सिर्फ 4 लिखा जाता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, सो 1/1 मैट्रिक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सोचिए इस तरफ 1 2 3 इस तरीके से करके एक मैट्रिक्स लिखा गया है। सोचिए इसमें कितने सारे रोज है? सिर्फ एक ही लाइन है जो हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, सो 1 रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 एंड 3, सो 1/3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन मैट्रिक्स। नाउ सी, उसी तरीके से अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/3, तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगा? इसके लिए कितने रोज है? 3 रोज है, 3/1 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स हम लोग यहाँ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 2/3 मैट्रिक्स, ये भी 2/3 था, ये 2/2 है, ये 3/1 है, 1/3 मैट्रिक्स है। इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर में से ही हम लोग कितने सारे एलिमेंट्स है उसी मैट्रिक्स में, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। अभी देखिए एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं ABCD, एक मैट्रिक्स हो गया। तो सोचिए इसका हमें नाम देना है, क्या करेंगे? इसका नाम ऐसे लिया जाएगा, दिस वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू A या फिर A इज इक्वल टू दिस। सो इस मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल S से नोटेशन दे रहे हैं या फिर इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। याद रखिएगा, हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करने होंगे। हालांकि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स है उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोगों को नोटेशन या फिर रिप्रेजेंट करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लेटर यूज करने होंगे। अभी देखिए ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स सोचिए हम लोग ले रहे हैं, कैपिटल B इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 1 2 3
4 5 6, इसका ऑर्डर क्या आएगा 2/3। सो इसका 2/3 ऑर्डर है, इसका 2/2 ऑर्डर है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अभी एक बात देखिए, यहाँ पर जो हर एक एंट्रीज है उसका एक स्पेशल प्लेस होता है, हर एक एंट्रीज का। जैसे कि इसमें इस मैट्रिक्स में ए का एक स्पेशल प्लेस होता है। अगर आप लोग इसको इस तरीके से घुमा के किसी और जगह पे बिठा दोगे तो मैट्रिक्स का जो चेहरा है वो चेंज हो जाएगा। सोचिए कोई एक स्टूडेंट आके बोल रहे हैं कि सर सारे एलिमेंट्स तो इसी मैट्रिक्स का अंदर है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा बी सी ए डी, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं तो मैट्रिक्स तो सेम ही है, क्योंकि अंदर सेम एलिमेंट्स में बैठे हुए हैं। इसमें भी ABCD था, इसमें भी ABCD है, सिर्फ इसको ऐसे अरेंजमेंट कर दिया जैसे कि हम लोग सेट थ्योरी में लिखते थे। जैसे कि ABC इस तरीके से है एक एलिमेंट, तो इसको अगर मैं BCA लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अगर मैं CAB लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही सेट है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि मैट्रिक्स एक वेक्टर है। ठीक है, स्केलर वेक्टर हम लोगों को पता है, फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है छोटे क्लास में। सो स्केलर क्या है, जिसका सिर्फ वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और जिसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं उसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एटसेट्रा। वो हम लोगों ने फिजिक्स के क्लास में पढ़ा हुआ है। मैट्रिक्स के लिए ये बात भी ठीक है। ठीक है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, मगर उसका जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है वो स्ट्रिक्ट है। आप उसको किसी भी एलिमेंट को किसी के जगह से हटाकर किसी भी और जगह पे बिठा देंगे, उसमें मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसका मैट्रिक्स का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। इसीलिए मैट्रिक्स को हम लोग वेक्टर कहते हैं। ओके, सो अभी देखिए, तो हर एक एंट्रीज का एक स्पेशल प्लेस होता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में ए को कहाँ बिठाना है, पहले एलिमेंट के जगह पे बिठाना है। बी कहाँ पर है, उसका भी अलग सा प्लेस है। सी कहाँ पर है, अलग सा प्लेस है। डी कहाँ पर है, अलग सा प्लेस है। उसी तरीके से बी में जितने सारे एलिमेंट्स है सभी के 1 2 3 4 5 6 सभी के उनका अलग अलग प्लेसेस है। उसको किसी के जगह पे किसी को बिठा नहीं सकते। वो बात गौर करने वाली चीज है। ओके, अभी देखिए, अभी मैं बता रहा था कि एक स्पेशल प्लेस है। कौन सा प्लेस है, पहला वाला प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, एक अगर मैं ज्यादा बड़ा करके लिखूंगा तो ये पहला वाला एलिमेंट, ये दूसरा वाला एलिमेंट, इससे तीसरा वाला एलिमेंट, ये चौथा वाला एलिमेंट है। सभी के प्लेस को थोड़ा सा गौर तरीके से देखिएगा। ए कहां पर है, ए इज इन द फर्स्ट रो एंड कॉलम के हिसाब से इट इज इन द फर्स्ट कॉलम। तो ए का प्लेस क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना। अभी बी के लिए सोचिए, बी कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है। बी कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। ठीक है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, तो बी के लिए प्लेस क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एज यूजुअल। सी के लिए प्लेस क्या हो रहा है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सी के लिए। हाँ, डी के लिए ऑब्वियसली सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सभी का प्लेस कुछ इस तरीके से हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर ए के प्लेस को हम लोग जस्टिफाई करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ए सोचिए किसी भी एक एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए 1 1 इस तरीके से लिखा जाएगा। ए कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर दूसरा वाला एलिमेंट उसको मैं ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सभी को मैं ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मगर उसका जो पोजीशन है उसको दिखाने के लिए उसके नंबर्स को इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए बी कौन सा एलिमेंट है, बी एलिमेंट के लिए लिख रहा हूं, उसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 1 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। फर्स्ट नंबर विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड द सेकंड नंबर ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम। अभी सेकंड जो सी नंबर है, सी का जो प्लेस है, पोजीशन है, उसके लिए थोड़ा सा देखिए, ए लिख रहा हूं वो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अभी डी के लिए क्या है, वो सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सभी के लिए अरेंजमेंट हो गया। तो इसी को अगर हम लोग देखते हैं सो ऐसा कुछ मैट्रिक्स तैयार हो गया। A11 कौन सा एलिमेंट है, ए। A12 कौन सा एलिमेंट है, बी। A21 कौन सा एलिमेंट है, सी। A22 कौन सा एलिमेंट है, डी। बराबर। अभी बी के एलिमेंट के लिए देखते हैं। बी के लिए देखिए, अगर बी के लिए देखेंगे इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, 6, 3 इन द फर्स्ट रो एंड 3 इन द सेकंड रो। तो दिस वन इज द पोजीशन दैट इज A1 1 एंड पोजीशन ऑफ 2 इज A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बराबर। 3 कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो कैसे लिखना पड़ेगा, 1 3। 4 कौन सा जो प्लेस है वो कौन सा है, A2 1 क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। गौर से देखिएगा। 5 कौन सा प्लेस है, वो A2 2 और 6 कौन सा प्लेस है, A2 3। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा A11 का इसके लिए, बी के लिए A11 का मतलब क्या है, 1 है।
A12 का मतलब क्या है 2 है, A13 का मतलब क्या है 3 है। अगर पूछा जाए A22 का मतलब क्या है 4, ऑब्वियसली नहीं, वो 5 है। A22 मतलब ये वाला प्लेस, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो दैट वन इज 5। आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को अरेंजमेंट हम लोग ऐसे देखते हैं, हर एक एलिमेंट का अलग सा एक प्लेस या फिर पोजीशन होता है, उसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते। अभी एक और गौर करने वाली चीज देखें, एक मैट्रिक्स है इस तरीके से जिसमें m by n मतलब m नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें होंगे। तो उसके लिए अगर हम लोग नोटेशन के बारे में देखेंगे, सो पहला वाला एलिमेंट ऑब्वियसली 1 होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर 1 2 होंगे, फिर 1 3 होगा, फिर 1 4 होंगे। इस तरीके से चलते चलते कितने कॉलम्स है यहाँ पर n कॉलम्स, तो इस तरीके से वर्टिकल कितने लाइन्स आएंगे n लाइन्स आएंगे, A1 n बराबर हो गया। फिर दूसरे के लिए सेकंड रो है, सो इसमें सारे इस तरीके से 2 2 करके आएंगे, A2 A2 A2। अभी देखिए ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, कौन सा कॉलम है, 3 कॉलम है, ये कौन सा है 4 है, ये nth कॉलम है। फिर थर्ड रो के लिए A3 आएगा, इसमें भी A3 आएंगे क्योंकि सेम ही रो है, सभी में सेम रो ही आएंगे। इसमें 1 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, nth कॉलम है, ठीक है। बीच में मैं इस तरीके से डॉट करके दे रहा हूँ। ऑब्वियसली फिर आ जाएगा A4 A5 A6 इस तरीके से। अभी कॉलम्स रोज के लिए दिख रहे हैं, सो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, इस तरीके से आते आते कौन सा रो आएगा, कितने सारे रोज थे, m रोज, सो ये वाला आएगा AM, इसमें भी AM, इसमें भी AM, इसमें भी AM और लास्ट में भी AM आने वाले हैं, बराबर है। ये कौन सा कॉलम था, फर्स्ट कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ तो नहीं है, बीच में चला जाएगा, फिर लास्ट में nth कॉलम है। तो देखिए ये हो गया हमारा पोजीशन, तो बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा वाला एक मैट्रिक्स जिसमें m by n एलिमेंट्स हैं, या फिर m into n प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। हाउ मेनी रोज आर देयर आर m रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर आर n कॉलम्स। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि A34 कौन सा पोजीशन होल्ड कर रहा है, ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम को पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। AMN कौन से पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, mth रो एंड nth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अभी देखिए इसी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A = AIJ, इसको थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, बाहर लिखते हैं m by n, ठीक है। तो AIJ मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। AIJ अगर AI के 1 पे 1 लिखेंगे और J के प्लेस पे 1 लिखेंगे तो फर्स्ट वन एलिमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड। A2 3 लिखेंगे तो दिस वन एलिमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड। सो I का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग गौर से देखेंगे, I का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर इक्वल होंगे एंड M से छोटा या फिर इक्वल होंगे। उसी तरीके से J का वैल्यू हम लोग क्या दिख रहे हैं, वो n से छोटा या फिर इक्वल होगा एंड 1 से बड़ा या फिर इक्वल होने वाले हैं। J का एकदम से छोटा वैल्यू 1 होगा और सबसे बड़ा वैल्यू n होने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को नोटेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो लिस्ट आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अलग अलग से, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर आ रहा है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सारे को हम लोग अलग अलग से देखेंगे। सो पहले डिस्कशन करते हैं रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ABC, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें सोचिए मैंने सिर्फ इस तरीके से एलिमेंट लिखा है, फिर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सोचिए यहाँ पर इस तरीके से है 1 2 कॉमा नहीं, ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो हर एक में एक चीज आप लोग देखिए, क्या देखा जा रहा है, इसमें कितने सारे रोज है, 1 रो है एंड हाउ मेनी कॉलम्स 3, इसमें कितने सारे रोज है 1 रे एंड हाउ मेनी कॉलम्स 4, एंड इसमें कितने सारे रोज है 1 है एंड हाउ मेनी कॉलम्स 1, इसमें कितने सारे रोज है 1 है, हाउ मेनी कॉलम्स 7 कॉलम्स, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो अभी देखिए सारे चीजों में, सारे जो मैट्रिक्स है, सभी मैट्रिक्स में एक चीज कॉमन है ना, इसमें कितने सारे रोज है 1 रोज है। सो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by n इस तरीके से होने वाले हैं तो उसी को हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है, एक ही रो होने चाहिए, इसको हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है, हालांकि कॉलम भी एक ही है, ठीक है, मगर हम लोग रॉ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। द मैट्रिक्स व्हिच हैव द ऑर्डर लाइक 1 by n, द मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली 1 रोज आर नोन एज रो मैट्रिक्स।
ऑब्वियसली अभी आप लोगों को कॉलम के बारे में पता चल गया। सोचिए इस तरीके से एक मैट्रिक्स है, या फिर इस तरीके से जो पहला वाला मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा था वहां पर एग्जांपल, फिर या फिर ऐसा भी एक मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं। तो इसमें कितने सारे रोज है, 3 रोज है, एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1। इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम, इसमें 2 रो एंड 1 कॉलम। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 1 कॉलम है, इसमें भी सिंगल कॉलम है, इसमें भी सिंगल कॉलम है। तो पता चल गया आप लोगों को डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे रो मैट्रिक्स का था, इसमें कॉलम मैट्रिक्स के लिए हो गया है द मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली 1 कॉलम known as column matrix. We have the square matrix. Square matrix are those which have the equal number of rows and equal number of columns. So the matrices which have the same number of columns and same number of rows, like this: A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो देखिए how many rows and how many columns are there? Only 3 rows and 3 columns are there. फिर इसको भी ले सकते हैं, जैसे कि A मैट्रिक्स ले लिया, 1 by 1 हो गया। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 1, फिर 1, 0, 0, 1। इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए इसमें कितने सारे रोज है, इसमें 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, रो एंड कॉलम्स आर सेम, रो एंड कॉलम्स आर सेम, रो एंड कॉलम्स आर सेम। उसी का स्क्वायर का भी डेफिनेशन वैसा ही था। हर साइड्स जो ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं उसी को हम लोग स्क्वायर कहते थे जियोमेट्रिक डेफिनेशन में। हालांकि कुछ और भी कंडीशन था, जैसे कि परपेंडिकुलर होने चाहिए ऑल दैट। ओके, सो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, देन दीज आर नोन एज द स्क्वायर मैट्रिसेस। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, जैसे कि इस मैट्रिक्स को लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम। तो इसमें कितने सारे रोज है, इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। 2 रो एंड 3 कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, सो दीज आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हालांकि हम लोगों को पता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर, every square is a rectangle, ठीक है ना। एवरी स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो उस हिसाब से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर रो एंड कॉलम्स से सेम नहीं होते तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में देखिए अगर सभी एंट्रीज, जितने भी एलिमेंट है, सभी एंट्रीज अगर जीरो होते हैं तो अभी हम लोग उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें जैसे कि इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है, कोई बात नहीं, इसमें सोचिए ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं 0, 0, 0, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, ठीक है ना। सभी एलिमेंट्स जीरो आते हैं तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। गौर कीजिएगा, ये जीरो मैट्रिक्स है। दिस वन इज नॉट द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। कुछ कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट हो जाता है कि जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स बिकॉज नथिंग इज देयर। जीरो नथिंग नहीं है भैया, जीरो एक वैल्यू है, जीरो एक नंबर है। सो उस हिसाब से अंदर कुछ एलिमेंट्स है। कितने सारे एलिमेंट्स है इसमें, 6 एलिमेंट्स है, 2/3। इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 2/2। इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स है, फिर सारे एंट्रीज जीरो होते हैं, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वायर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल पहले दे देता हूं, फिर डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक और एग्जांपल देता हूं, 1, 2, इधर 0 है, इधर 0 है। ये कितने का है, 3/3 मैट्रिक्स है, ये 2/2 मैट्रिक्स है। दिखाई दे रहा है आप लोगों के, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर और एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज 4/4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन मैट्रिक्स, दैट इज 4 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। नाउ ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तीनों ही डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो है। डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये चारों एलिमेंट डायगोनल में आते हैं, ये दोनों एलिमेंट डायगोनल में आते हैं, इन तीनों एलिमेंट डायगोनल में आते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो बट द नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉट द मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं मगर डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको आप लोग अलग तरीके से नोटेशन में ला सकते हैं, जैसे कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, वेयर AIJ is equal to 0 if I not is equal to j, and that one is equal to some value will be there where I is equal to j। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस एलिमेंट का पोजीशन के बारे में आप लोग सोचिए, ये 1, 1 एलिमेंट है,
A11। इस एलिमेंट के बारे में सोचिए, ये 2 नंबर एलिमेंट्स है। ये कौन सा एलिमेंट है? A33 नंबर एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है? A44 नंबर एलिमेंट्स। नंबर ऑफ रो, द पोजीशन ऑफ द रो एंड पोजीशन ऑफ द कॉलम आर सेम। तो अगर पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम्स आर सेम होते हैं, उसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स सारे नॉन जीरो आने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो आने चाहिए। तो ऐसा होता है, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत बड़ी एक टिप्स बताता हूँ, जो कि बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता है। ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्या है? देखिए, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। हालांकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, मगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आप लोग डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 1 2 3 है, 4 5 6 है। अभी बताओ इसमें डायगोनल क्या है? कौन सा डायगोनल है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इसमें से हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट पता चल गया 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, ठीक है, इसमें 1 3 4 एंड 1 भी है। तो अब मुझे पता करके बताओ कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। मैं थोड़ी ही देर में आप लोगों को इसके बारे में पूछूंगा, जरा सोच लीजिए। अभी देखिए, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 आ रहा है, मगर जब हम लोग जो रेक्टेंगल के बारे में या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछते थे, तो इसमें 2 ही डायगोनल्स होते थे, इधर और उधर। तो इस तरीके से ये भी डायगोनल हो सकता है, मगर नहीं, जो फर्स्ट डायगोनल होता है उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा डायगोनल हम लोग चूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को क्लियर हो जाएगा डायगोनल इस तरीके से चूज नहीं होता है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है उसके बारे में बहुत बड़ी एक मतलब पता नहीं है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि डेफिनेशन रट के आ रहे हैं। टीचर्स को भी ठीक तरीके से पता नहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ऐसे देखे हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता चल गया इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। डायगोनल एलिमेंट्स इसमें नहीं है। नहीं भैया, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स है। तो देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स किस एलिमेंट को कहा जाएगा? जिसमें A-I-J होंगे, जिसमें I = J होते हैं, उसी एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नहीं होते, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? देखिए, ये वाला, ये कौन सा पोजीशन क्या है? A11। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है? A12। तो ये नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 दोनों सेम नहीं है। मगर ये कौन सा पोजीशन है? A22। ये वाला A22 हो गया। ठीक है ना, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सो ये दोनों एलिमेंट इसके लिए डायगोनल एलिमेंट है। मगर डायगोनल का मतलब तो ये नहीं है कि इस तरीके से आएंगे। ये दोनों एलिमेंट डायगोनल में है। हो गया? आप लोगों को अभी क्लियर हो गया? तो डायगोनल किस तरीके से लिया जाता है? डायगोनल एलिमेंट किसको कहा जाएगा? किसी भी मैट्रिक्स में जिस एलिमेंट का जो सेम नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, इसीलिए डायगोनल एलिमेंट इस तरीके से आ रहे हैं। यही डायगोनल हम लोग तैयार देख रहे हैं। इसमें क्या है? A11 है, A22 है, A11 A22 A33 A44 हो गया ना। बराबर आप लोगों को समझ में आ गया? तो अभी भी ये चीज सर पे दिमाग में घुसा कर रखना कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल नहीं होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी आप लोगों को डायगोनल मिल जाएंगे। मगर ये बात गौर करने वाली चीज है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। कैसे? जब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तभी उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे पता चलेगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। नहीं आ गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले क्लास में इसको भी डिस्कशन करूंगा। इट्स यूनिट मैट्रिक्स और द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, एक मैट्रिक्स में इस तरीके से एग्जांपल में ले आ रहा हूँ 1 0 0 1, या फिर इस तरह एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या फिर इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जिसमें सिर्फ 1 है, या फिर इस एक ऐसा मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 फिर 0 0 0 1। देखिए, इसका ऑर्डर क्या है? मैं ज्यादा बड़ा करके नहीं लिख रहा हूँ, 4 ऑर्डर से ज्यादा नहीं लिखता हूँ। ये कौन सा है? 3/3 को लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप लोग 5/5 ऑर्डर का भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये 1/1 मैट्रिक्स है। सभी में कुछ गौर करिएगा, सभी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, सभी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। तो पहला वाला जो कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है? कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, वो ठीक है। अभी दूसरा वाला कंडीशन देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कोई मुद्दा नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स 0 है। ठीक है ना, कौन से? जो अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स 0 है, तो सारे ही डायगोनल
मैट्रिक्स है, मगर इसमें एक और चीज है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 1 है, वो सारे 1 है। तो इसको हम लोग कहेंगे I2, इसको कहेंगे I3, इसको कहेंगे I4, उस तरीके से I5, I6, I7 इस तरीके से होते जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, दिस वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दिस वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। मैं इस डेफिनेशन को ज्यादा अभी बता नहीं रहा हूं, आप लोगों को शायद पता चल चुका है। द स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 आर नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किस लिए कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस लिए कहा जाता है, बाद में हम लोग उसको देखेंगे। मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, एकदम से इजी सम है, सॉरी इजी एक चीज है। अगर इस तरीके से मैं लिखूंगा तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है ना, ये पता है ना आप लोगों को। इस तरीके से कुछ चीजें था सेट थ्योरी में, इसको हम लोग नल सेट कहते थे, वाइड सेट या फिर नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कहते थे। उसी तरीके से इसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में डिफरेंस है। जीरो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो ही हो, जीरो एक नंबर है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। नल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें कुछ नहीं होता है उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल करते हैं। जैसे कि सोचिए ये यहाँ एक मैट्रिक्स यहाँ पर है, बी एक मैट्रिक्स यहाँ पर है, दोनों मैट्रिक्स हम लोगों ने देख रखा है। अभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, कब होंगे इक्वल, पहला कंडीशन है दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मगर मतलब इसका अगर ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए, इसका ऑर्डर अगर 1/2 है इसका भी ऑर्डर 1/2 होना चाहिए, इसका ऑर्डर अगर 3/4 है तो इसका भी ऑर्डर 3/4 होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, एंट्रीज मस्ट बी इक्वल, एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। रेस्पेक्टिव एंट्रीज अगर मैं कहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रेस्पेक्टिव एंट्रीज, रेस्पेक्टिव एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। सोचिए क्या है, इधर एक मैट्रिक्स जो मैंने ए लिखा हुआ था, सोचिए उसका एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से ए बी सी डी। ठीक है, इधर एक दूसरा मैट्रिक्स था बी, उसका एलिमेंट सोचिए इस तरह से था 1 2 3 4। एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। इसका ऑर्डर अगर 3/2 होगा तो इसका भी ऑर्डर 3/2 होने चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वलिटी की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि पहला ही कंडीशन क्या है, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग इक्वलिटी के बारे में सोच सकते हैं। अभी दूसरी बात क्या है, अगर a इक्वल टू बी 1 होता है, b इक्वल टू 2 होता है, 3 इक्वल टू c मतलब c इक्वल टू 3 होते हैं और d इक्वल टू 4 होता है, तभी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कह सकते हैं। तो देखिए रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, मतलब ये पहला 1 एलिमेंट है, ये भी 1 एलिमेंट है, दोनों सेम होने चाहिए। ये 2 पोजीशन वाला एलिमेंट है, ये भी 2 पोजीशन वाला एलिमेंट है। ये 3 कौन सा, सॉरी ये 1 2 वाला पोजीशन है, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया है। ये वाला कौन सा पोजीशन है, ये 2 1 पोजीशन है, ये भी 2 1 पोजीशन है, दोनों सेम होने चाहिए। ये 2 2 वाला पोजीशन है, ये भी 2 2 वाला पोजीशन है, दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम होते हैं तभी हम लोग इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वलिटी के लिए दोनों चीज गौर कीजिएगा, पहला वाला है ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, दूसरा वाला है रेस्पेक्टिव एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से या फिर इस एपिसोड या फिर इस क्लास से कुछ फायदा हुआ है। अगर हुआ है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।